Hello friends, welcome to Coding for You. My name is Ram Singhal. I am back with another interview experience video. तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने EY कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया जिसमें मोस्टली मेरे से जावा और स्प्रिंग बूट के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए। तो आइए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे से उस टाइम पे पूछे गए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले नॉर्मल क्वेश्चन जो होता है अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने इसमें वही चीज़ें बताई जो मैंने पहले इंटरव्यूज में बताई हुई थी, जैसे कि मेरा जो नाम है, एड्रेस है वो, और मेरी जो एजुकेशन है उसमें मैंने केवल ग्रेजुएशन को इंक्लूड किया, और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से मेरा टेक्नोलॉजी स्टैक पूछा कि जो प्रोजेक्ट पे जिस पे काम कर रहे हो आप उसमें क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। तो मैंने बता दिया प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कि मैं क्या टेक्नोलॉजी हम उस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था वो था कि आपको जावा 8 के फीचर्स की नॉलेज है क्या। तो मैंने उनको रेस्पॉन्ड कर दिया कि हाँ, मेरे को जावा 8 के फीचर्स की नॉलेज है, और साथ में ही मैंने कुछ उनको जावा 8 के फीचर्स भी बता दिए, जैसे स्ट्रीम एपीआई, लैम्बडा एक्सप्रेशन, ऑप्शनल ऑब्जेक्ट, डेट टाइम एपीआई। तो ये कुछ न्यू फीचर्स जो थे जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे, तो ये भी मैंने बता दिए। तो अब इसके बाद उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन दिया, मेरे को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जिसको मेरे को स्ट्रीम के थ्रू सॉल्व करने को उन्होंने कहा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ज़्यादा टफ नहीं था, सिंपल ही था। जस्ट वो चेक करना चाह रहे थे कि मतलब स्ट्रीम का इन्होंने बोला है तो स्ट्रीम का आइडिया है या नहीं है। तो मैंने स्ट्रीम का एक कोड जो उन्होंने दिया था मेरे को, सुनारियो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसका मैंने नोटपैड प्लस प्लस पे वो कोड लिख दिया। तो कोड बिल्कुल सही था एंड ही सेटिस्फाइड विद द कोड। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मेरे को नहीं रिकॉल हो पा रहा था कि सॉलिड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने ये बहुत पहले पढ़े थे। बट मेरे को ये याद था कि इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके क्या बेनिफिट्स हमको होते हैं। तो वो बेनिफिट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। बट सॉलिड प्रिंसिपल्स की ना तो मेरे को जो फुल फॉर्म होती है वो याद आ रही थी, और ना ही मेरे को उससे रिलेटेड कुछ उस टाइम पे याद आ पा रहा था। मेरे माइंड में चल रहे थे एसिड प्रिंसिपल्स जो डेटाबेस में होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है। तो मैंने उनको बता दिया कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है। बट इसमें भी थोड़ा सा मैं पहले कंफ्यूज हो गया था, बिकॉज ये जो क्वेश्चन था वो उन्होंने कुछ अलग टाइप से पूछा था। तो मेरे माइंड में वो जो सिंगलटन बीन होती है वो चीज़ मेरे माइंड में आने लगी। बट फिर मैंने उनसे दोबारा से कंफर्म किया कि क्या क्वेश्चन है आपका। तो उन्होंने दोबारा से मेरे को बिल्कुल क्लियर शब्द में बताया कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है। तो ये मैंने बताया उनको, बट ही डिडंट लुक सो सेटिस्फाइड। तो मेरे को लग रहा था यहाँ पे मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि यार ये बंदा तो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा। पिछला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं नो बोल चुका हूँ, और ये भी सेटिस्फाइड नहीं दिख रहा। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने प्रोजेक्ट में कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हो वो बताओ। तो वो मैंने बता दिया कि मैं कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट में। हालांकि उस पर भी ज़्यादा मेरे को नॉलेज नहीं थी कि कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न होते हैं और किस डिज़ाइन पैटर्न का क्या पर्पज होता है। तो इस पर भी वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिखे, हालांकि मैंने उस थोड़ा सा कवर करने का ट्राई किया। तो ये जो आंसर था वो पिछले आंसर से काफ़ी बेटर था एज कंपेयर करें अगर तो। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा जो मेरी स्ट्रेंथ है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो ये तो अपन बता दिया अपन ने पूरा बिल्कुल खुल के कि क्या होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर और क्या करते हैं हम इसमें। हम सिंगल कोड बेस को ना यूज करके हम फॉलो करते हैं कि हम छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना सकें, और वो एप्लीकेशन जो होती हैं वो कम्युनिकेट कर सकती हैं रेस्ट एपीआई के थ्रू। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं माइक्रो सर्विस के वो भी मैंने बता दिए कि मतलब अगर मतलब उसको जो डिप्लॉयमेंट करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो जाता है कि एक होल एप्लीकेशन को अपन को डाउन नहीं करना पड़ता है, एक सिंगल मॉड्यूल को सेपरेटली डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, और ये भी बता दिया कि सारी जो रेस्ट एपीआई के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए काफका एक मीडियम है जिसके थ्रू डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कर सकती हैं। और उनको यूरेका सर्वर के बारे में बता दिया कि हम डिस्कवर करने के लिए डिस्कवरी सर्वर यूज कर सकते हैं, दैट इज लाइक यूरेका सर्वर। तो यूरेका सर्वर के बारे में भी थोड़ा मैंने उनको बता दिया कि यूरेका सर्वर हम यूज कर सकते हैं। फिर मैंने गेटवे एपीआई गेटवे के बारे में बता दिया कि जब हम ये माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर जब फॉलो कर रहे होते हैं तो हम एक एपीआई गेटवे यूज करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि जो फ्रंट एंड की जो माइक्रो सर्विस होती है वो हमारे एपीआई गेटवे के साथ में कम्युनिकेट करती है, और फिर एपीआई गेटवे डिसाइड करता है कि ये रिक्वेस्ट जो है वो किस माइक्रो सर्विस को जानी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा जो माइक्रो सर्विस का एक आर्किटेक्चर होता है, एक फ्लो होता है, वो मैंने पूरा एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया उनको। तो यहाँ वो थोड़े से कन्विंस दिखे कि हाँ चलो अच्छा आंसर दिया है मैंने। देन उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि रेस्ट एपीआई का एक क्वेश्चन दिया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया कि रेस्ट एपीआई लिखो। उन्होंने एक सिनारियो दिया मेरे को एक कुछ डेटा ऐड करने के लिए। तो सिंपल था, स्टूडेंट क्लास का कुछ डेटा अगर ऐड करना हो तो वो ऑब्वियसली अपन लोग बहुत बार उसको कर चुके होते हैं, तो बड़ा ही सिंपल था। तो वो मैंने कर दिया एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर और एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी और एट द रेट पोस्ट मैपिंग जो एनोटेशंस होते हैं उनका यूज करके। देन उसके बाद जो पूछा कि कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है, तो ऑब्वियसली जब मैंने रेस्ट कंट्रोलर यूज किया तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि ये क्वेश्चन आने वाला है, एट द रेट कंट्रोलर या एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने इसका भी जवाब दे दिया कि क्या डिफरेंस होता है रेस्ट कंट्रोलर और कंट्रोलर में। कि कंट्रोलर जो हमारा होता है वो जब एक क्लास के ऊपर हम कंट्रोलर एनोटेशन यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो जिसमें उस क्लास में जितने मेथड्स होते हैं वो उनसे एक्सपेक्ट करता है कि या तो ये एक मतलब यूजर फ्रेंडली पेज रिटर्न करें। जैसे एक जेएसपी पेज हो सकता है या एक एचटीएमएल पेज हो सकता है जिसको यूजर इजीली रीड कर सके। और जो रेस्ट कंट्रोलर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये एक जेसन या एक्सएमएल, यहाँ पे एक्सएमएल होगा ना कि एक्सएमएल, तो एक्सएमएल रेस्पॉन्स रिटर्न करें जिसको एज ए डेवलपर यू कैन रीड, बट एक जो नॉर्मल यूजर है वो रीड नहीं कर पाएगा उसको अगर जेसन और एक्सएमएल का नॉलेज नहीं है तो ये बता दिया। और साथ में ये भी बता दिया कि जो रेस्ट कंट्रोलर एक्चुअली होता है वो कॉम्बिनेशन होता है टू एनोटेशंस का, एट द रेट रेस्पॉन्स बॉडी और एट द रेट कंट्रोलर का। तो अल्टीमेटली काम तो रेस्ट कंट्रोलर भी वही करता है, बस थोड़ा सा रेस्पॉन्स बॉडी से हमको ये सपोर्ट मिल जाता है कि आप जेसन फॉर्मेट में रेस्पॉन्स दे सकते हो। देन उसके बाद उन्होंने पूछा कि OAuth 2 की नॉलेज है क्या तुमको, OAuth 2 जो ऑथेंटिकेशन के काम आता है। तो मैंने कहा मतलब OAuth 2 के बारे में तो मेरे को नहीं ज़्यादा पता था, बस नाम ही सुना है मैंने, बट मेरे को JW2 बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में पता है, ये मैंने यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो फिर उन्होंने पूछा कि हाँ चलो JWT के बारे में बता दूँ। तो मैंने JWT के बारे में बता दिया कि क्या इसमें होता है JWT में, जेसन वेब टोकन, और कितने इसमें पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या रोल होता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली जो डॉट से सेपरेटेड होते हैं, और उनका क्या रोल होता है वो मैंने पूरा उनको एक्सप्लेन कर दिया। देन इसके बाद जो मेरे से पूछा वो पूछा कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है। ये उनका लास्ट क्वेश्चन था, मतलब लेकिन इसके बीच में भी अगर एक आध क्वेश्चन मेरे से मिस हो गए हो तो आई एम नॉट श्योर, बट ये उनका लास्ट क्वेश्चन था कि अच्छा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी मैंने बता दिया, सिंपल था ये तो, कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है। तो बता दिया कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है और स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो म्यूटेबल होता है। और स्ट्रिंग बिल्डर मतलब उसमें जो फंक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली जो स्ट्रिंग हमने क्रिएट की हुई है उसमें डायरेक्ट चेंजेस करता है, जबकि स्ट्रिंग जो हम बनाते हैं अगर उसमें हमने कुछ चेंज किया है तो वो एक नई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, न्यू स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है स्ट्रिंग पूल में, और जो पुरानी जो स्ट्रिंग है उसको गार्बेज कलेक्टर को प्रोवाइड कर देता है अगर उसका कोई रियल डिफरेंस नहीं है, अगर उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है तो ऐसे करके मैंने बता दिया। और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में स्ट्रिंग ज़्यादा यूज होती है अगर और परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग बिल्डर का यूज हम कर सकते हैं एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो। देन आई थिंक यही था, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए, एक आध दो क्वेश्चंस शायद हो सकता है रह गए हों क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे, और आते ही उन्होंने कुछ, तो काफ़ी लंबा चला था इंटरव्यू, मतलब 30 to 40 मिनट के समथिंग आराम से चला होगा। अच्छा था इंटरव्यू, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने रिप्लाई कर दिए थे, बट बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, वो डिज़ाइन पैटर्न्स वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था। तो अभी मेरा जो रिजल्ट है वो ये है कि मैं सिलेक्टेड हूँ इसमें। आप भी इन क्वेश्चंस के थ्रू आप देख सकते हो कि मैं कैसे इनका रिप्लाई दे रहा हूँ, तो आप भी उसी पैटर्न को फॉलो कर सकते हो। और आई थिंक ये वीडियो जो आपके लिए होगी वो यूज़फुल होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाए और वो भी अपना जो इंटरव्यू है वो आराम से क्लियर कर पाएँ। So thank you for watching. See you in the next video. Bye.